सॉरी, वीडियो ब्रेक हो गई थी। तो मैं बता रहा था कि अगर तो एसेट पार्टली यूज़ किया गया है तो आपने ये देखना है कि रिटर्न डाउन वैल्यू आपने सिर्फ ये कंसीडर करना है कि बिज़नेस के लिए ही टोटल एसेट वो इस्तेमाल किया गया है। बाकी जब डेप्रिसिएशन निकाली जाती है तो जितने पोर्शन पे बिज़नेस के लिए यूज़ हुआ है उतना पोर्शन रख लिया जाता है। रिटर्न डाउन के लिहाज से ब्रीफली बात इतनी है कि बस एसेट आपने ये कंसीडर करना है कि टोटल बिज़नेस के लिए इस्तेमाल किया गया। ठीक हो गया। अब आ गया कि डेप्रिसिएशन अलाउड शुड नॉट एक्सीड ओरिजिनल कॉस्ट। ओबियसली टोटल डेप्रिसिएशन पूरी लाइफ में जितनी भी अलाउ होगी वो उसकी ओरिजिनल कॉस्ट से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। मसलन एक 10 लाख का एसेट है तो उसकी पूरी लाइफ में 10 लाख के एसेट पे 11 लाख की डेप्रिसिएशन नहीं कैलकुलेट कर देनी चाहिए, उनका 10 लाख तक ही रहनी चाहिए। आपको सुनने में लग रहा होगा कि टेक्निकली ही पॉसिबल नहीं है कि 10 लाख से ज़्यादा डेप्रिसिएशन कैसे हो सकती है। तो उसकी वजह यही है कि ओरिजिनल कॉस्ट आपने जब एसेट लिया तो वो 10 लाख का था। आपने कहा 10 साल में ख़त्म होगा, 1 साल आप हर साल 1 लाख रुपए की डेप्रिसिएशन करते गए फॉर एग्जांपल। लेकिन आगे जाके 3 साल बाद उस एसेट की वैल्यू बढ़ गई, मार्केट वैल्यू बढ़ गई आपने एसेट की, जिसे अकाउंटिंग में रीवैल्यूएशन कर ली जाती है। तो एसेट की रीवैल्यूएशन की गई, वो एसेट 10 लाख वाला 15 लाख का हो चुका था मार्केट में। तो अब आप डेप्रिसिएशन फ़र्ज़ करें फिर करते जाएंगे तो उन्होंने कहा आप 15 लाख ना कर दें क्योंकि एसेट की कॉस्ट तो 10 लाख ही रहेगी, लेकिन आपने उसकी डेप्रिसिएशन जो है 15 लाख कर दी। तो उन्होंने बताया कि किसी भी केस में टोटल डेप्रिसिएशन इवन इनिशियल अलाउंस को भी कैलकुलेट करके वो ओरिजिनल कॉस्ट से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। देन है कि डिस्पोजल ऑफ एसेट। तो एसेट जब बेचा जाता है इस केस के अंदर याद रखिए 3 इंपॉर्टेंट बातें हैं। फर्स्ट तो ये है कि जिस ईयर में बेचा जाएगा नो डेप्रिसिएशन शैल बी अलाउड फॉर दैट टैक्स ईयर। उस साल में तो कोई भी डेप्रिसिएशन अलाउ नहीं होगी इन द ईयर ऑफ सेल, बस पहली बात। दूसरी बात यह कि अगर तो एसेट आपने जो डिस्पोजल वैल्यू है वो सेल प्रोसीड्स यानी कि डिस्पोजल पे एक्सीड करती हैं, यानी कि ज़्यादा हैं एसेट की रिटर्न डाउन वैल्यू से, तो रिटर्न डाउन वैल्यू से जितना ज़्यादा होगा सेल प्रोसीड उसको आप क्या करेंगे, बिज़नेस इनकम बना के टैक्स लगा देंगे। इसकी मिसाल ये है कि फ़र्ज़ करें आपका एसेट आज तक जो उसकी रिटर्न डाउन वैल्यू है वो 7 लाख है। फ़र्ज़ करें वही 10 लाख का एसेट था, 10 साल ख़त्म होना था, 1 लाख रुपए उसकी डेप्रिसिएशन है हर ईयर की। 3 साल गुजर गए हैं तो रिटर्न डाउन ओबियसली क्या होगी, 10 में से 3 लाख माइनस कर दे डेप्रिसिएशन का 3 साल का, और 7 लाख रुपए उसकी रिटर्न डाउन है। आपने उस एसेट को बेच दिया 9 लाख में। अब रिटर्न डाउन वैल्यू है 7 लाख, सेल प्रोसीड्स हैं 9 लाख। सेल प्रोसीड्स ज़्यादा हैं रिटर्न डाउन वैल्यू से। कितना ज़्यादा है, 2 लाख। तो उसने जो ज़्यादा का वो मुनाफा ही है ना आपको, इसलिए उसने कहा कि जो अगर आपकी सेल प्रोसीड्स रिटर्न डाउन से ज़्यादा होंगी तो जो एक्सीड जितना भी एक्सेस होगा उसको आप इनकम फ्रॉम बिज़नेस कंसीडर कर लेंगे, बिज़नेस इनकम बना के तो उसको टैक्स लगा देंगे। ठीक है, वो बेनिफिट हो रहा है तो उसने बस बता दिया कि इसको किस खाते में डालना है, बिज़नेस इनकम के खाते में डाल दें। इसी तरह से अगर इसका रिवर्स हो जाता है कि आपका 7 लाख रुपए का रिटर्न डाउन वैल्यू थी, आपने 5 लाख में वो एसेट बेचा क्योंकि मार्केट में वो 5 लाख का होगा, तो 2 लाख का या 1 लाख का जितने का भी आपको नुकसान हो गया तो उसने कहा वहाँ पे फिर आपको बेनिफिट देंगे क्योंकि प्रॉफिट के केस में आपको टैक्स लगाया था। तो इस केस में वो आपको ये जो एक्सपेंस 2 लाख रुपया यानी जितना भी डिफरेंस होता है, जितना भी कम होता है, उसको आपको बिज़नेस इनकम में एक एक्सपेंस के तौर पे, एडमिसिबल एक्सपेंस के तौर पे अलाउ कर देता है। ओबियसली जब आप उसे एज एन एक्सपेंस माइनस करेंगे अपनी इनकम में तो आपकी इनकम कम आएगी, आपको टैक्स कम लगेगा, तो आपको बेनिफिट हो जाता है। आगे चलते हैं। रिटर्न डाउन वैल्यू ऑफ एसेट पार्टली यूज फॉर बिजनेस ऑन डिस्पोजल। अब कोई एसेट जो कि बिज़नेस के लिए पार्टली यूज़ हुआ यानी कि पूरा नहीं इस्तेमाल होता था, उसका कुछ हिस्सा कुछ टाइम वो इस्तेमाल होता था, तो उसके डिस्पोजल पे रिटर्न डाउन वैल्यू कैलकुलेट करना। द रिटर्न डाउन वैल्यू ऑफ एन एसेट पार्टली यूज फॉर बिजनेस एट द टाइम ऑफ इट्स डिस्पोजल शैल बी कंप्यूटेड बाय डिडक्टिंग टोटल डेप्रिसिएशन अलाउड फॉर द बिजनेस
फॉर द बिजनेस यूज़ ऑन सच एसेट आउट ऑफ द कॉस्ट ऑफ द एसेट। ठीक है, तो उसने बताया कि जब पहले तो हमने आपको बता दिया कि रिटर्न डाउन क्या होगी जनरल, तो उसने बता दिया आपने ये समझना है कि पूरे का पूरा एसेट बिजनेस के इस्तेमाल हुआ। लेकिन तो जब बेचने लगे एसेट तो आपने ये चीज़ देखनी है कि जो आपका कॉस्ट है उसमें से आप माइनस करेंगे टोटल डेप्रिसिएशन अलाउड फॉर बिजनेस यूज़। जितनी भी आपने बिज़नेस यूज़, जैसे मैंने पीछे मिसाल दी थी 3 लाख रुपए की डेप्रिसिएशन थी, लेकिन उसमें से 1/3 बिज़नेस यूज़ था, तो इसलिए उसमें से 1 लाख बिज़नेस यूज़ की डेप्रिसिएशन थी। तो इसीलिए हर साल जितनी डेप्रिसिएशन बिज़नेस यूज़ के लिए अलाउ होगी, जितना वो बिज़नेस इस्तेमाल हुआ, एसेट बिज़नेस में इस्तेमाल हुआ, तो उतनी डेप्रिसिएशन आप कॉस्ट में से माइनस करेंगे, तो फिर आपके पास रिटर्न डाउन वैल्यू आ जाएगी डिस्पोजल पे। ठीक है, तो मैं अगेन रिपीट कर दूँ इसको, कॉस्ट माइनस रिटर्न टोटल डेप्रिसिएशन टू डेट, यानी कि जितनी आज तक हुई है, कौन से वाली, उतनी सिर्फ डेप्रिसिएशन जो कि बिज़नेस यूज़ के लिए की गई। तो जितने % बिज़नेस में इस्तेमाल हुआ एसेट, वो हर साल की आप देख लेंगे ना, जितनी टैक्स में आपने लिखी होगी उतनी ही लिखेंगे जितनी अलाउ होगी। तो वो आगे है डेप्रिसिएशन अलाउंस अगेंस्ट लीज्ड एसेट। अगर किसी लीजिंग कंपनी ने, मुदारबा कंपनी, बैंक वगैरह ने, इन्वेस्टमेंट बैंक ने, बैंकों ने, किसी ने भी एसेट, गाड़ियाँ वगैरह लीज़ की होती हैं, अगर उसने लीज़ कर दिया कोई भी एसेट किसी दूसरी पार्टी को, जिस बंदे को वो लीज़ किया गया है एसेट, वो इसमें डेप्रिसिएशन क्लेम नहीं कर सकता। जो कंपनी है वही डेप्रिसिएशन क्लेम करेगी, क्योंकि वो उनका ही एसेट कंसीडर किया जाता है और उनके लीजिंग बिजनेस में माना जाता है कि इस्तेमाल हो रहा है। डेप्रिसिएशन अलाउंस ऑन लीज शैल बी अलाउड टू लीजिंग इंस्टीट्यूशन ओनली अगेंस्ट देयर इनकम फ्रॉम लीज रेंटल्स। ठीक है, एनी अनअब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन शैल बी एडजस्टेड इन द नेक्स्ट ईयर। तो दूसरी इंपॉर्टेंट बात उसने ये की गई है कि सिर्फ उनकी लीजिंग इनकम के अगेंस्ट माइनस करेंगे। मसलन लीज़ के कारोबार से उनको 10 लाख की इनकम थी, इसके अलावा बाकी तमाम कारोबार से उनको 30 लाख रुपए की इनकम थी। टोटल फिर इनकी इनकम कितनी होगी, यानी कि बैंकों का काम खाली लीज़ का तो नहीं होता। एक बैंक है, उसका लीज़ के काम से वो 10 लाख कमा रहा है, बाकी कामों से उसने 30 लाख कमाया, टोटल उसकी इनकम 40 लाख है। और डेप्रिसिएशन फ़र्ज़ कर लेते हैं कि उसकी टोटल डेप्रिसिएशन जो बनती है उस साल की वो 12 लाख है। अब 12 का 12 लाख 40 लाख में से माइनस नहीं हो सकता, क्योंकि उसने बताया कि लीज़ एसेट था उस पर डेप्रिसिएशन आई है, और वो डेप्रिसिएशन सिर्फ लीज़ इनकम में से माइनस होगी जो कि 10 लाख थी। और डेप्रिसिएशन लीज़ एसेट्स के ऊपर 12 लाख है और एसेट कितने, इनकम कितनी है 10 लाख। तो आप क्या करेंगे, सिर्फ 10 लाख माइनस करेंगे, 10 में से 10, तो लीजिंग इनकम का तो कुछ भी टैक्सेबल नहीं होगा, तो 30 लाख पे टैक्स लग जाएगा। जो 2 लाख की आपकी डेप्रिसिएशन बची उसको आप अगले साल में ले जाएंगे, अगले साल की लीजिंग इनकम में से माइनस करेंगे। ये बात उसने कही है। आगे देखते हैं जी कि ट्रांसपोर्ट व्हीकल एंड नॉट अप्लाइंग फॉर हायर। अगर तो कोई भी ट्रांसपोर्ट व्हीकल यानी कि नॉट अप्लाइंग फॉर हायर के किराए के लिए इस्तेमाल नहीं होती, ऐसा एसेट द मैक्सिमम कॉस्ट ऑफ अ ट्रांसपोर्ट, तो इसमें वो अमाउंट उन्होंने फ़िक्स की हुई है कि डेप्रिसिएशन निकालने के लिए अगर कोई ऐसा व्हीकल है, कोई गाड़ी वगैरह है, ट्रक वगैरह है जो कि किराए के लिए इस्तेमाल नहीं होती, तो फिर उसकी मैक्सिमम जो अमाउंट है जो कि मानी जाएगी डेप्रिसिएशन के लिए, वो उसकी कॉस्ट आप 25 लाख रुपए से यानी कि 2.5 मिलियन से ज़्यादा नहीं करेंगे। ठीक है, 25 लाख उन्होंने कहा मैक्सिमम आप इसकी कॉस्ट रखेंगे, ताकि इस पे आप डेप्रिसिएशन कैलकुलेट किया करेंगे। अगर कोई एसेट इज़ नॉट अप्लाइंग फॉर हायर यानी कि हायरिंग के लिए यूज़ नहीं हो रहा। अब कोई कहता है जी कि अगर ऐसा एसेट कोई वाकई उसका वो 40 लाख का उसने कोई ट्रक लिया है तो उस केस में क्या होगा। ऐसे केस में अगर कि 2.5 मिलियन से ज़्यादा हो जाए उसकी कॉस्ट, तो फिर इस फॉर्मूला से आप उसकी डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, वो कैसे है कि रिस्ट्रिक्टेड कॉस्ट ऑफ व्हीकल आप लेंगे। मैं आपको इस तरह बताऊंगा ABC नहीं। सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ है कि रिस्ट्रिक्टेड कॉस्ट कितनी है, वो है 2.5 मिलियन।
जो मैं आपको यहाँ बता दूँ, 25 लाख ही का है ना। तो रिस्ट्रिक्टेड कॉस्ट उन्होंने रिस्ट्रिक्ट कर दिया है, इसको लिमिट कर दिया है 2.5 मिलियन तक, यानी 25 लाख तक। 25 लाख डिवाइडेड बाय एक्चुअल कॉस्ट ऑफ व्हीकल, जो टोटल उसकी है, जो कि फ़र्ज़ करें 40 लाख थी, या मैं आपको कहता हूँ 50 लाख, समझे, आपको बात ज़्यादा समझ आएगी। 50 लाख थी एक्चुअल, तो वो नीचे आ गया क्योंकि बड़ी वैल्यू है और फॉर्मूले में आपको बताया गया, तो वो नीचे आ गया, एक्चुअल वैल्यू नीचे, रेस्ट्रिक्टेड वैल्यू ऊपर। तो यानी 25 लाख डिवाइडेड बाय 50 लाख, इससे आपको बचा रहा है कि आंसर 0.5 आ जाएगा, यानी कि 50%। इसको हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं ए के साथ। ए क्या है? अमाउंट रिसीव्ड ऑन डिस्पोजल ऑफ द व्हीकल, एसेट को बेचने से जो पैसे आए, तो उससे हम मल्टीप्लाई कर देंगे। अब जब आप फ़र्ज़ करें आपने उसको बेचा 10 लाख का, तो आपने 10 लाख का बेचा, उसका 50% से आप मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आपका ये 5 लाख माना जाएगा कि 5 लाख का बेचा है, ठीक है। तो इस केस में आपको बेनिफिट हो जाएगा कि आपकी सेल प्रोसीड्स को कम माना जाएगा। फ़र्ज़ करें अब आपकी सेल प्रोसीड्स 5 लाख मानी गई हैं और आपका यहाँ पे जो 5 लाख की सेल प्रोसीड है और आपकी रिटर्न डाउन फ़र्ज़ करें 8 लाख थी, क्योंकि 10 लाख तो आपकी असल में सेल प्रोसीड 10 लाख थी, लेकिन क्योंकि आपको शुरू में रिस्ट्रिक्ट किया गया था डेप्रिसिएशन देते हुए 25 लाख तक, हालांकि आपका एसेट महंगा था, तो एट दी एंड सेल के टाइम पे आपको बेनिफिट वो दे देता है। तो उसने बस बता दिया है। अब आपको जब 3 लाख का आपको बेनिफिट हो जाएगा, क्योंकि 8 लाख रुपया आपका रिटर्न डाउन थी और आपने बेचा कितने का? 10 का, बट माना 5 का जा रहा है। 3 लाख का फ़र्क है। जो 3 लाख है उसने आपको याद होगा पहले बताया था कि अगर आपकी सेल प्रोसीड्स कम होंगी रिटर्न डाउन वैल्यू से, तो आपको जितना कम होगा वो आपका बिज़नेस एक्सपेंस माना जाएगा और आप उसे वहाँ जाके माइनस कर सकते हैं। होप कि आपको ये पॉइंट समझ आ गया होगा। फिर एक्सप्लेन कर देता हूँ उस पॉइंट को। एक्चुअली उसने बेनिफिट दिया आपको कि शुरू में 25 लाख रुपये तक उसने आपको अलाउ किया है डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने के लिए, ठीक है। लेकिन उसने सेल के टाइम पे आपको उसका बेनिफिट दे दिया है अगर आपका एसेट महंगा है। अगर तो 25 लाख तक का फिर तो ठीक है। अब आपका 50 लाख का एसेट था, जब आपने पहले तो आप देते रहे 25 तक डेप्रिसिएशन आपको मिलती रही, वहाँ आपको नुकसान हो रहा था, क्योंकि अगर 10% डेप्रिसिएशन भी अलाउ होती तो 50 लाख का आना था 5 लाख और 25 लाख का आ रहा था 2.5 लाख। हर साल आपको 2.5 लाख रुपया कम एक्सपेंस माइनस करने को मिलता था इनकम में से, तो टैक्स ज़्यादा लगता था। जब सेल की बारी आई तो तब उन्होंने आपको बेनिफिट दे दिया। तो आपने रेशो निकाल ली, जितना आपका रिस्ट्रिक्टेड वैल्यू थी और जो एक्चुअल था उसका रेशो, उसी रेशो से उसने आपको सेल प्रोसीड कम कर दी और सेल प्रोसीड कम करने से आपको फ़ायदा हो गया। रिटर्न डाउन के साथ आप डिफरेंस ले लेंगे। होप समझ आ गई, जिसको नहीं आएगी वो अगेन मेरे से पूछ लें। देन है डेप्रिसिएशन अलाउंस इन केस ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। तो अगर कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी है तो ओबियसली उसके अंदर उन्होंने क्या कि कॉस्ट ऑफ लैंड को इंक्लूड नहीं करेंगे। द कॉस्ट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी और स्ट्रक्चरल इंप्रूवमेंट टू इमूवेबल प्रॉपर्टी शैल नॉट इंक्लूड द कॉस्ट ऑफ लैंड। इट मीन्स द डेप्रिसिएशन अलाउंस इज रिस्ट्रिक्टेड अप टू द कॉस्ट ऑफ द इमूवेबल प्रॉपर्टी एक्सक्लूडिंग द कॉस्ट ऑफ लैंड। 10 लाख रुपए की ज़मीन थी, 15 लाख ऊपर बनाने पे लग गया, 25 लाख के आपके पास टोटल इमूवेबल प्रॉपर्टी की कॉस्ट थी। अब उसमें से डेप्रिसिएशन किस तक अलाउ होगी? डेप्रिसिएशन सिर्फ और सिर्फ 15 लाख तक अलाउ होगी। लैंड की वैल्यू पे डेप्रिसिएशन नहीं होगी क्योंकि उसकी वैल्यू बढ़ती है, एक्सक्लूडिंग द कॉस्ट ऑफ लैंड, ये कह रहा था वो। डेप्रिसिएशन अलाउंस टू लेसोर, ठीक है, ये मैंने आपको पहले बता दिया। लेसोर जो बंदा आपके बैंक वगैरह होते हैं वो लेसोर है। लेसी है जिसको लीज़ पे दिया जाता है कोई चीज़, ठीक है। कस्टमर जो होता है वो लेसी होता है, बैंकर वगैरह लीज़ पे जो होते हैं वो लेसोर होता है। तो इसमें मैंने पहले बता दिया कि एसेट किसको अलाउ होगा? लेसोर को अलाउ होगा, यानी कि जो बैंक वगैरह जिसने लीज़ पे दिया है डेप्रिसिएशन वो अपनी बुक से माइनस करेगा, जिसने लीज़ पे एसेट लिया वो नहीं करेगा। ये माना जाता है कि उनके लीजिंग बिजनेस में एसेट यूज़ हुआ। सेल वैल्यू ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी एक्सीड द कॉस्ट। अगर आपकी सेल वैल्यू जो है इमूवेबल प्रॉपर्टी की कॉस्ट से बढ़ जाए, ठीक है। वेयर द कंसिडरेशन रिसीव्ड ऑन डिस्पोजल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। हाँ, प्रॉपर्टी के पीछे तो हम पढ़ गए हैं ना कि जब ज़्यादा होता था तो आपको, यानी कि आपने ज़्यादा
महंगी बेच दी कोई चीज़, तो आपको वो उस पर इनकम, बिज़नेस इनकम बना के टैक्स लगाता है। इमूवेबल प्रॉपर्टी के वो मूवेबल के केस में था। इमूवेबल के केस में उसने कहा जितना ज़्यादा हो उसको आप कोस्ट कंसीडर कर लें। तो ओबियस मतलब आपका 25 लाख रुपया उसकी ना रिटर्न डाउन वैल्यू थी और आपने इसको 30 का बेच दिया, सेल प्रोसीड 30 थी। अब सेल प्रोसीड 5 लाख रुपए ज़्यादा है। टेक्निकली तो आपको 5 लाख को बिज़नेस इनकम बना के टैक्स लगा देना चाहिए, जो ऐसे हम पीछे पढ़ के आए हैं। लेकिन उसने कहा है कि यहाँ पे इमूवेबल के केस में आपको बेनिफिट देता है। वो कहता है 5 लाख को आप कोस्ट बना दें, तो इसका मतलब है 5 लाख पहले 25 कोस्ट थी रिटर्न डाउन में, तो 5 और ऐड कर देंगे तो वो सेल के इक्वल हो जाएगा। जितना भी ज़्यादा होगा वो उसको कोस्ट बना देता है, फिर वो सेल के इक्वल हो जाता है। तो सेल और कोस्ट बराबर होती है, तो कुछ भी इजाफी नहीं, कुछ भी गेन नहीं है। तो इसका मतलब है वो आपको बेनिफिट दे रहा है, तो इस पर आपको टैक्स नहीं लगा करेगा जितना भी इजाफी होगा। तो जितना भी इजाफी हो, अगर सेल प्रोसीड ज़्यादा भी हो रिटर्न डाउन से, तो इजाफा जितना भी है उसको कोस्ट कंसीडर करें ताकि उस पर टैक्स ना लगे। एक्सपोर्ट ऑफ एसेट यूज़ इन पाकिस्तान, अगर कोई इसमें भी ऐसे ही है, अगर कोई एसेट पाकिस्तान में इस्तेमाल हो रहा था और बाद में वो एक्सपोर्ट हो गया, तो उसका भी अगर जितने का आपने एक्सपोर्ट किया है वो पैसे यानी सेल प्रोसीड ज़्यादा हैं रिटर्न डाउन वैल्यू से, तो जितने का बेनिफिट भी हुआ है उसको भी कोस्ट कंसीडर करें ताकि टैक्स ना लगे। आगे टॉपिक काइंड्स ऑफ डेप्रिसिएशन का चलें, इसको भी मैं इसी में समेट देता हूँ, अगली वीडियो में चलें बता देता हूँ।